सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। यस, इन तीन कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लगातार परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड परेशान क्यों होते हैं मुझे बताओ, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। शेयर क्या नीचे से ऊपर भाग रहा होगा, कोई परेशान होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यस, मतलब शेयर लेफ्ट टू राइट नीचे जा रहा है, 20-30% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली इसके चलते बहुत सारे जो बिगनर्स रिटेल इन्वेस्टर हैं वो परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो चलिए उनकी परेशानी मेरे साइड से एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं दूर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा की तरह मुझे डिस्क्लेमर देना ही पड़ता है। कोई बाय करो सेल करो वो आपकी खुद की मर्जी यहाँ पे होनी चाहिए। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए, राइट? इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ठीक है? सो दोस्तों पहले आ जाते कौन से सेक्टर की बात होने वाली है। तो दोस्तों वो सेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, फुटवेयर सेक्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। जूते चप्पल की तो आप लोगों ने मतलब बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखे होंगे। एंड फुटवेयर से रिलेटेड अगर मैं अपनी बात आपके सामने रखूँ तो दो कंपनियां हमेशा मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए यहाँ पे दी थी, जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां फुटवेयर सेगमेंट के नंबर 1 नंबर 2 पे फाइट करती रहती है। कभी एक कंपनी नंबर 1 पे जाती है, कभी दूसरी कंपनी नंबर 1 पे आती है। यस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बाटा इंडिया एंड उसी के साथ साथ रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में। सो जिनके पास भी ये कंपनियाँ हैं एंड जिन्होंने हाल ही में ही खरीदा है, तो उनके लिए परेशानियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में इन कंपनीज़ में लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। सो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये दो कंपनियाँ है कैसी। तो दोनों कंपनियां बहुत बढ़िया कंपनियां हैं। अभी बढ़िया कंपनियां हैं इसका अर्थ ये कभी नहीं होता है कि शेयर मार्केट में कभी गिरेंगी नहीं, ये तो होगा ही होगा। आप कोई भी शेयर लेकर आ जाओ, नंबर 1 कंपनी रिलायंस को भी लेकर आ जाओगे शेयर मार्केट का हमारे एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो वो भी गिरता है। तो ये बेसिक से बात है शेयर मार्केट से रिलेटेड कि प्लस माइनस मार्केट में होता रहता है। सो बाटा की बात करें, रिलैक्सो की बात करें, तो इन दोनों कंपनीज में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। अगर मैं परसेंटेज दिखा दूँ तो आप देख सकते हो बाटा रिलैक्सो 3 महीने में कितना गिरा है, 16.5%, ऑलमोस्ट सेम 16.5% दोनों कंपनियां। एंड सबसे मेन बात क्या है, दोनों कंपनियां मिड कैप क्वालिटी की है, ठीक है? आप चार्ट पैटर्न भी देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई डिफरेंस है, नहीं। ये देखना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको जरूर बताऊंगा। देन 6 महीने का डेटा देखें, सेम रेंज 25-26%, 21-22%, राइट? अगेन चार्ट पैटर्न देखना चाहते हो, सेम रेंज, मतलब गिरावट वैसे ही देखने को मिल रही है। एक साल की बात कर लेते हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हैं, हाँ थोड़ा सा बाटा हम लोग के 22% ही गिरा है, रिलैक्सो थोड़ा ज़्यादा गिरते हुए देखने को ना। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही साफ है, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन मतलब थोड़ा सा प्रीमियम पे चलता है। अगर आप रिलैक्सो का पीई देखोगे तो आप लोगों को आज भी वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब भागेगा तो रिलैक्सो ज़्यादा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि जब मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे खरीदते हैं तो इसके चलते वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, अर्निंग्स के हिसाब से एंड शेयर प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। एंड बाटा में वो चीज़ थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। सो ऑब्वियसली गिरेगा तो ऑब्वियसली तो उतना भी झेलना पड़ेगा। मतलब अगर 5 साल का डेटा आपके सामने रखूँ तो ये देखो, ये बात मैं कह रहा था कि रिलैक्सो कितना दे रहा है, लगभग 150%, बाटा कितना दे रहा है 100% ऑलमोस्ट, राइट? तो जो ज़्यादा भाग रहा है तो वो गिरते वक्त भी ज़्यादा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ये नॉर्मल बेसिक गणित यहाँ पे रहता है। आप चेक कर लेना, दोनों कंपनी के चार्ट पैटर्न डिट्टो सेम चल रहे हैं, राइट? सो सबसे पहले मेन चीज़ जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए कि सोचना चाहिए कि अगर इन कंपनीज में जो गिरावट हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई। क्योंकि अगर आपको वाई ही क्लियर नहीं होगा तो शेयर्स और गिरेंगे तो आप यहाँ पे डर जाओगे। आप देख सकते हो, फॉर्मेलिटीज़ वापस करना चाहूँगा कि फिलहाल तो रिलैक्सो नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है एंड बाटा नंबर 2 पे। ये देखिए इसकी मैं बात कर रहा था, पी कितना है 125 और ये 56। तो थोड़ा सा रिलैक्सो की खातिरदारी ज़्यादा होगी गिरावट के मामले में, बट मार्केट कैप देखिए बिल्कुल नेक टू नेक चलते। एक टाइम ऐसा था जब मैं वीडियो बनाता था ना, अगर आप मेरा 3 से 4 साल पुराना वीडियो देखोगे तो बाटा नंबर 1 पे था, राइट? एंड रिलैक्सो नंबर 2 पे। तो ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों के बीच में, अच्छी खासी फाइटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे मैंने कहा कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है ये तो पता होना चाहिए। एंड मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि हमेशा चेक करना इंटरनल रीज़न है या एक्सटर्नल रीज़न है। इंटरनल रीज़न होगा तो वो कंपनी को मतलब बहुत सीरियसली आपने विचार करना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, ऐसी भी बात यहाँ पे हम सोच सकते हैं। बट अगर एक्सटर्नल रीज़न होगा तो डेफिनेटली उस वक्त मतलब देखा गया तो एग्जिट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एक्सटर्नल रीज़न हर किसी कंपनी के लाइफ में आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। एंड इसके चलते शेयर के प्राइस में दबाव आएगा ही आएगा। एक्सटर्नल रीज़न मतलब आप बेसिकली ऐसे रीजंस बोल सकते हो जिसके ऊपर बेसिकली कंपनी का कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, राइट? कंपनी कुछ नहीं कर सकती। एंड जितने भी
कंपनियां होंगी फुटवेयर से, एक्सटर्नल रीजन के चलते एक साथ गिरती है। जैसे कि मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था 2018 में, अगर आप देखोगे ऑटो कंपनियां एक्सटर्नल रीजन के चलते एक साथ गिर गए। क्यों? क्योंकि सरकार की कुछ पॉलिसियां बदली थी। सो कंपनियां चाहकर भी कुछ नहीं कर रही थी, गिर रही तो सभी गिरेंगी, बट एग्जिट नहीं करना होता है। और जिन्होंने नहीं किया, और इनफैक्ट जिन्होंने गिरावट में बाइंग की होगी, उनको तो आज ऑटो में ज़बरदस्त रिटर्न मिल रही है, क्योंकि ऑटो तो अभी सबसे बेस्ट सेक्टर में से एक यहाँ पे बन चुका है। सो यही चीज़ हम लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे मेन रीज़न है दोस्तों इन्फ्लेशन। यस, महंगाई है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। अगर आप देखोगे कंपनी के रॉ मटेरियल्स भी हम लोग को महंगे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो फाइनली जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो तो महंगा होगा ही होगा। कंपनी थोड़ी ना खुद के मार्जिन की बैंड बजाएगी, अल्टीमेटली वो कस्टमर के ऊपर ही वो सारी चीज़ें पास ऑन यहाँ पे करती है, वरना बिजनेस कैसे होगा। सेल्स तो कर लोगे, बोलोगे कि मैंने इतने करोड़ के सेल्स कर दिए, अगर आप चीज़ों को पास ऑन नहीं करोगे, महंगाई को पास ऑन नहीं करोगे तो, बट आपके हाथ में तो पैसा बचेगा ही नहीं। तो इसलिए इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए अल्टीमेटली जितना भी कॉस्ट यहाँ पे जुड़ जाता है वो प्राइस में ऐड किया जाता है और कस्टमर को ही पास ऑन किया जाता है। और जो चीज़ पहले 500 में मिलती थी, अगर वो 600 में मिलेगी तो डिमांड तो कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा। सो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके चलते हम कह सकते हैं कि फुटवेयर कंपनीज को दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। बस ये एक ही रीज़न नहीं। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं एक ऐसा रीज़न जिसके चलते कंपनी की वाकई में कमर टूटती हुई देखने को मिली है, एंड वो है दोस्तों टैक्स। यस दोस्तों, 1000 की अगर हम लोग बात करें, 1000 पर पेयर की बात करें, उसके हिसाब से पहले कुछ रूल हुआ करता था। क्या रूल हुआ करता था कि 5% जीएसटी लगता था उसके ऊपर, जो बाद में बदल कर 12% तक बढ़ा दिया फुटवेयर से रिलेटेड, जो कि 1 जनवरी 22 से एप्लीकेबल हो गया। आप देख सकते हैं, देखिए एट प्रेजेंट मतलब ये पुरानी बात है कि 5% जीएसटी चार्ज ऑन द सेल वैल्यू ऑफ अप टू 1000 पर शेयर, पर पेयर, सॉरी माफ कीजिए, शेयर ने पर पेयर। सो जो पहले 5% जीएसटी लगता था वो सीधा 12% चला गया। सो मतलब पहले तो इन्फ्लेशन के वजह से प्रॉब्लम हो ही रहा था, अभी ऊपर से टैक्सेशन। सो वही मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ अभी मैंने आपको बोला कि 500 की चीज़ें इन्फ्लेशन के चलते चलो 600 में बेचनी यहाँ पे पड़ रही है और महंगा, अब ये टैक्सेशन के चलते यही चीज़ और महंगी हो गई। मतलब 600, 650, 700 पकड़ लो, क्योंकि कंपनी खुद ये बेयर नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने बेयर किया तो मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि कंपनी घाटे में चलना शुरू होगी, और जो चीज़ 500 की है वो 700 में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते अगर आप कंपनी के सेल्स देखोगे क्वार्टरली, तो आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा सेल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। और सबसे वर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि खर्चा भी देखो कि कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, राइट। रॉ मटेरियल्स के दाम्स की बात करें, बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लेशन के चलते, तो अल्टीमेटली जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हम लोग को लगातार यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, एंड सेम वे मार्जिन भी हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब क्या कंपनी बर्बाद हो गई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, ये एक्सटर्नल इशू है। यस, एंड नो डाउट ये कहाँ तक चलेगा ये किसी को नहीं पता, बिकॉज इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैसे कंट्रोल होगा, वापस डिमांड कब आएगी, ये लॉन्ग मतलब खेल रहता है, लंबी पारी का खेल रहता है। बट ये नहीं होता है दोस्तों इसके चलते कि कंपनियां बर्बाद हो गई। ये तो हमेशा, ये मैक्रो एनवायरनमेंट है दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आप आए हो ये चीज़ें हमेशा चलती रहेगी। तो ये पैरामीटर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बातें आ रही कि ये कंपनियां बर्बाद हो गई, सो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बर्बाद नहीं हो, ये एक्सटर्नल इशू के चलते, जैसे मैंने बोला ना, इंटरनल इशू नहीं है, ये एक्सटर्नल इशू के चलते यहाँ पे परेशान हो रही है, राइट। एंड एक्सटर्नल इशू के चलते कभी शेयर छोड़ा नहीं जाता, राइट, शेयर मार्केट में, वरना हर एक स्टॉक को ही मतलब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये दोनों कंपनियां, बाटा की अगर हम लोग बात करें, अगर कहेंगे तो आप देख सकते हैं 5 साल में डिसेंट रिटर्न है, 100%, मतलब अभी देखने को मिल रहा है, इससे भी ज़्यादा थे, अभी टॉप लेवल से इतनी ज़बरदस्त गिरी है, तो प्रॉफिट तो हम लोगों को कम देखने को मिल जाएगा। बट कंपनी फैंटास्टिक है। बाटा इंडिया की बात करें, बैलेंस शीट भी देख लेना, 1700 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में एक अच्छी बात है, जीरो। शॉर्ट टर्म बोरिंग की भी बात करें तो जीरो। इन कंपनीज मतलब डेट फ्री कंपनीज है, दोनों के दोनों। मैं उसकी भी बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। एंड कैश की बात करें तो 900 950 CR के आसपास का कैश है। बट येस, मिड कैप है, तो मिड कैप में तो अच्छी खासी ठुकाई होगी। ये तो पॉइंट, बेसिक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के थोड़े दर्शन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं 50% प्रमोटर के पास है, FIS के पास 4-5%, DS के पास बात करें तो लगातार एक्यूमुलेट करते आ रहे। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी एक्यूमुलेट करें। पब्लिक के पास 13%। सो बाटा की कहानी इतनी है दोस्तों कि कंपनी अच्छी कंपनी है, नो डाउट। यहाँ पे एक्सटर्नल इशू के चलते गिरावट देखने को मिली, जो कि शेयर मार्केट में एक नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो रिलैक्सो फुटवेयर, सेम वही चीज़ है। एक साल में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है, हाई प्रीमियम के ऊपर ये स्टॉक चलता है, PE भी देख सकते हो। सो एक्स्ट्रा तड़का तो लगेगा एक गिरावट का, बट तेज़ी में भी वही चीज़ होती है, अच्छी खासी तेज़ी भी फिर आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर देखा गया तो बहुत
बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों, अच्छे खासे रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे तो जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर हम लोग बात करें, चलो ठीक है 20 के आसपास है, ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में एक साल में चेंज हो जाएगा। एंड कैश की बात करें तो 12 साढ़े 12 के आसपास कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये भी एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। एंड सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, 71%। तो एक अच्छा लगता है कि चलो प्रमोटर के पास तो ऐसे कंपनी को बर्बाद का स्टैंप लगा दिया तो प्रमोटर ही बर्बाद हो गए। तो ऐसी बात नहीं, शेयर मार्केट है, प्लस माइनस का खेल चलता रहता है और प्रमोटर ने हल्की सी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक हम कह सकते हैं और एक अच्छी बात है। एफआईएस की बात करें तो 2-3% के आसपास, एंड डीएस की बात करें तो 7-7.5% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात करें तो 18% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली मैं इतना तो कह सकता हूँ दोस्तों कि एक्सटर्नल रीजन के चलते कोई डरने की बात मतलब एग्जिट करने की बात नहीं होती। नो डाउट नीचे आना स्टॉक किसी को भी अच्छा यहाँ पे नहीं लगता है, बट यस कंपनीज में इंटरनली कोई इश्यूज नहीं है। इसके साथ हर किसी कंपनी को फाइट करना पड़ेगा। अभी इन्फ्लेशन है, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, और जीएसटी अभी सरकार ने यहाँ पे मतलब 5% से 12% यहाँ पे कर दिया है 1000 पर पेयर के हिसाब से, राइट। सो वो तो रूल सबके लिए लागू है ना, इसलिए तो ये एक्सटर्नल इशू है। तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग को सारी चीज़ें नॉर्मल भी होती हुई देखने को मिलेगी। इसलिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट में लंबी पारी खेलो, शॉर्ट टर्म में आओगे तो दिक्कतें हो सकती है। सो जरूर इसके बारे में चाहो तो विचार कर सकते हो। नेक्स्ट तीसरी कंपनी अगर मैं बात करूँ, उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। येस, ये एक बड़ी कंपनी, हम कह सकते हैं 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड सेम इसमें भी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या करें, ये भी कंपनी खटारा हो गई तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। 5-5 साल का डेटा देख सकते हो। इसलिए देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जितना लंबा पारी खेलोगे उतना आप सेफ रहोगे यहाँ पे, राइट। ये प्लस माइनस का खेल हमेशा होता है, ये इससे कोई बचने वाला तो हो नहीं। एंड मुथूट फाइनेंस की बात करें, बहुत अच्छी एनबीएफसी है। यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैप को भी देख सकते हो, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देन कंपनी की अगर हम लोग बात करें, गोल्ड लोन में ये नंबर 1 कंपनी है। एंड कंपनी का पीएनएल भी देखोगे तो अच्छा खासा पीएनएल देखने को यहाँ पे मिल जाता है, 3-3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो 73% प्रमोटर के पास है, एफआईएस भी 10% है, डीएस भी अच्छा खासा है। एंड पब्लिक देखेंगे तो ठीक है 4-4.5% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो गोल्ड लोन से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। हाँ, इसके लिए चैलेंजिंग पार्ट ये है कि बैंक्स भी यहाँ पे क्या करते हैं, गोल्ड लोन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड लोन में अगर बैंक्स की बात करें तो हर किसी को पता है, इसके पहले भी 2 साल पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया था, फेडरल बैंक बहुत अच्छा खासा टक्कर इनको दे रहा है। बट इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है गोल्ड में? सो मनप्पुरम। एंड मनप्पुरम तो दोस्तों लिटरली यहाँ पे धज्जियाँ इसकी उड़ चुकी है। आप 5 साल का डेटा देखोगे तो मुथूट फाइनेंस ने 150% दिया है रिटर्न। मनप्पुरम ने तो लिटरली निवेश किया था, वो कैपिटल भी ढंग से नहीं मिल रहा है, राइट। तो मनप्पुरम के नंबर्स भी बहुत ही खराब थे। तो मुथूट फाइनेंस के लिए तो मतलब मैदान खुला है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो अगर आपके पास है मुथूट फाइनेंस भी तो ऐसा कोई प्रेशर की बात नहीं। देखिए नीचे तो शेयर मार्केट में प्लस माइनस चलेगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई स्टॉक इससे बचने वाला है नहीं। आप आज के दिन का कोई भी आपको स्टॉक अच्छा लगता होगा, जैसे मैं बोलता था कि टाटा लिक्सी भी आपको अच्छा लग रहा है ना, एक दिन आएगा वो भी नीचे, देख लो आ गया नीचे। देन अगर मैं बात करता था फाइन ऑर्गेनिक, बहुत अच्छा लगता था, आ गया नीचे, वो भी 30% के आसपास गिरा है। 700% देने के बाद इतना तो गिर ही जाएगा। देन वरुण बेवरेजेस वीबीएल, वो अभी अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, उसका भी टाइम आएगा। तो ये चलता रहता है दोस्तों, ये साइकिल है शेयर मार्केट की। हमेशा याद रखना, सिर्फ हमें ये देखना होता है कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, क्या इंटरनल है या एक्सटर्नल है। सो किसी भी कंपनी में इंटरनल इशू नहीं है, राइट। इंटरनल इशू मतलब क्या, अदानी की शेयर्स देख रहे हो ना, उसको इंटरनल इशू बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी कंपनीज में कोई गड़बड़ हुई है नहीं, वो सारे स्टॉक ऊपर है, बट अदानी की शेयर्स नीचे, उसको इंटरनल इशू बोलते हैं। सो एक्सटर्नल इशू के चलते ये स्टॉक्स नीचे है, तो इसके चलते आपको डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।